हेलो बच्चों, मैं पंकज कुमार सिन्हा आपके इस खूबसूरत सा चैनल शिक्षा भारत का आज मैं पहला लेक्चर डालने जा रहा हूं और ये आपके क्लास 9th के केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर होगा। जो चैप्टर का नाम है परमाणु एवं अणु। ठीक है, इस चैप्टर में बेसिकली परमाणु और अणु को बहुत ही क्लियरली बताया गया है, जिसका केमिस्ट्री का ये एक्चुअली में बेसिक कॉन्सेप्ट है। केमिस्ट्री जो आगे 10th का केमिस्ट्री, 11th की केमिस्ट्री, 12th की केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से समझने के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको परमाणु और अणु की जानकारी नहीं है इन अ रियल सेंस, अगर आपको ये नहीं मालूम है कि परमाणु होता क्या है, अणु क्या होता है, तो आपको आने वाले केमिस्ट्री का जो चैप्टर होगा उसमें बहुत प्रॉब्लम्स होगी। तो ये चैप्टर को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो लेट्स कम टू द टॉपिक। यहां पे हमने लिखा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु एवं अणु। ठीक है, सबसे पहले हम लोग परमाणु का परिभाषा लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग परमाणु का परिभाषा लिखते हैं कि परमाणु किसे कहते हैं। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। मतलब किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। मतलब हमारे देश के ही एक महान दार्शनिक महर्षि कन्नाड, जिन्होंने परमाणु को समझाया था कि कोई भी पदार्थ, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि क्लास 9th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर में पदार्थ के बारे में बताया गया होगा, है ना। तो उसमें पदार्थ के बारे में बताया गया होगा कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। पदार्थ किसे कहते हैं? जो स्थान घेरता हो और जिसका कुछ ना कुछ क्या हो, मास हो, द्रव्यमान हो, मतलब वो जब वो कणों से बना हो। मतलब उस चैप्टर में हमने स्पष्ट पढ़ा था कि कोई भी पदार्थ जो होता है वो सूक्ष्मतम कणों से बना होता है। क्लियर? क्या पढ़े थे कि कोई भी पदार्थ सूक्ष्मतम कणों से बना होता है। तो वही कण, वही सूक्ष्मतम कण हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि वही सूक्ष्मतम कण को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु। जैसे सपोज दैट ये कोई पदार्थ है, सपोज दैट ये कोई तत्व है, ये कोई तत्व है। चलो सोडियम का ही ये तत्व मान लेते हैं। अब तत्व किसे कहते हैं? चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया गया होगा। जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, या फिर जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। तो ये चूंकि ये सोडियम का तत्व है, इसका मतलब इसके हर एक कण किसके होंगे? सोडियम के ही होंगे, है। इसमें हर एक कण किस चीज के होंगे? सोडियम के ही होंगे। जो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बना हो उसे तत्व कहते हैं। तो अगर ये कोई तत्व है, सोडियम का तत्व है, तो इसका सूक्ष्मतम कण को क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। ये जो सूक्ष्मतम कण है इसको क्या बोलेंगे? परमाणु कहेंगे, है ना। परमाणु बोलेंगे, इसको एटम्स बोलेंगे। ये परमाणु के अंदर, एक परमाणु के अंदर वह सभी रासायनिक गुण होता है जो किसी एक तत्व के अंदर होता है ना। मतलब ये पूरा तत्व के अंदर, ये पूरे तत्व के पास जो प्रॉपर्टी होगा, जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा, जो रासायनिक गुण होगा, वो एक एक एटम के पास होगा, है ना। एक एक परमाणु के पास पूरे तत्व का रासायनिक गुण छिपा हुआ है। ठीक है, तो परमाणु क्या है? किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। मतलब जब कोई दो पदार्थ या दो तत्व आपस में अभिक्रिया करेगा तो जो नया पदार्थ बनेगा, तो एक्चुअली में इन दोनों के परमाणु ही आपस में आएंगे और एक दूसरे से रिएक्ट करके नया पदार्थ बनाएंगे। क्लियर? तो इसमें कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है? परमाणु भाग लेता है। और परमाणु के पास वह सभी रासायनिक गुण है जो इस पूरे तत्व के पास है।
है ना, जो इस पूरे तत्व के पास है। जैसे कोशिका के अंदर, एक कोशिका के अंदर वह सब गुण था जो एक पूरे बॉडी के अंदर होता है ना। तो जिस तरह से कोशिका क्या था, किसी भी ऑर्गेनिज्म का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई था, है ना। तो उसी तरह से परमाणु भी क्या है, किसी भी पदार्थ का एक रचनात्मक इकाई है। इसके अंदर यही है जो मिल मिलकर एक रचना तैयार करता है, एक पदार्थ का निर्माण करता है ना। तो महर्षि कन्नाड ने क्या कहा था कि किसी भी पदार्थ को छोटा करते जाओ, उसको विभाजित करते जाओ, विभाजित करते जाओ, तो अंत में एक ऐसा समय आएगा कि वो पदार्थ जो है सो अब विभाजित नहीं हो पाएगा, वो सबसे छोटा कण होगा, उससे छोटा और नहीं हो पाएगा। तो उसी को उन्होंने क्या कहा था, परमाणु कहा था, है ना। तो ये महर्षि कन्नाड की बात थी। अब क्या हुआ, जब इसको और अच्छे से जब डेवलप हुआ, 18वीं शताब्दी का बात है, जब धीरे 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 परमाणु पर लोगों ने अपना विचार और अपना इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट किया, तो एक चैलेंज आ गया कि तत्व क्या है ना। तत्व पर इंटरेस्ट आने लगा, तत्व क्या है और तत्व कैसे संजोग करते हैं, कैसे किसी और अन्य तत्व से जुड़ते हैं, अभिक्रिया करते हैं, क्यों जुड़ते हैं, कैसे जुड़ते हैं। तो ये सब समझने के लिए एक नियम आया था, रासायनिक संयोजन के नियम। ठीक है, क्या आया था, रासायनिक संयोजन के नियम। तो उस नियम को समझेंगे, उस नियम में एक्चुअली क्या बताया गया था। लिखते हैं यहां पे, रासायनिक संयोजन के नियम। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इस नियम में संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। कैसे कोई तत्व किसी अन्य तत्व से संयोग करता है, कैसे जुड़ता है, ये नियम उन्होंने बताया था। और इस नियम में दो साइंटिस्ट का ये देन है, इन दोनों साइंटिस्ट का ये रोल रहा है, एक एंटोनी लैवोजियर और दूसरा जो साइंटिस्ट था वो जीएल प्राउस्ट। ठीक है, तो इन दोनों के सहयोग से ही रासायनिक संयोजन के नियम को बेहतर ढंग से बताया गया, समझाया गया। ठीक है, तो इन दोनों का रोल था जिन्होंने इस नियम का खोज किया था। अब इस नियम में एक्चुअली क्या था वो समझना है। पहला था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला नियम क्या था, द्रव्यमान संरक्षण के नियम, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। इस नियम में कहा गया है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना ही सृजन होता है और ना ही विनाश। मतलब जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, जब भी कोई एक तत्व अन्य तत्वों से जुड़कर एक नया पदार्थ बनाएगा या फिर कोई यौगिक अन्य यौगिक से मिलकर नया पदार्थ बनाएगा, मतलब जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा तो लेफ्ट साइड का कुल द्रव्यमान और राइट साइड का कुल द्रव्यमान बराबर होगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल H2 प्लस O2 मिलकर क्या बनाता है, H2O। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। इन दोनों के परमाणु आपस में जब जुड़ते हैं तो जल का निर्माण करते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या कहता है कि अगर ये 2 ग्राम है, ये 3 ग्राम है, तो दोनों को जोड़कर कितना आया, 5 ग्राम। तो रिएक्शन के पहले 5 ग्राम है, तो रिएक्शन के बाद H2O का भी टोटल कितना द्रव्यमान होगा, 5 ग्राम होगा। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना। दोनों तरफ का द्रव्यमान फिक्स होना चाहिए, कोई भी रिएक्शन हो। जैसे N2 प्लस H2 मिलकर क्या बनाता है, NH3।
अगर इन दोनों का टोटल मास 50 ग्राम है तो NH3 जो बनेगा वो भी कितना ग्राम का होगा, 50 ग्राम का होगा। दोनों तरफ का द्रव्यमान क्या होता है, संरक्षित रहता है, इसलिए इस नियम का नाम क्या रखा गया है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना ही लॉस होता है, ना ही घटता है, ना ही बढ़ता है। जितना लेफ्ट साइड का द्रव्यमान रहेगा उतना राइट साइड का द्रव्यमान रहेगा। क्लियर? तो ये है द्रव्यमान संरक्षण के नियम। ठीक है ना? और इसको आगे समझते हैं। एनसीईआरटी बुक में एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, उस क्रियाकलाप में प्रूफ किया है द्रव्यमान संरक्षण के नियमों का। क्या बोला है कि एक सक्वाकार फ्लास्क लीजिए, ये कॉर्क है, इसको कॉर्क बोलते हैं, है ना। ये क्या है, सक्वाकार फ्लास्क है। क्लियर? यहाँ पे एक छोटी सी प्रखनली लेना है, और उस प्रखनली में एक पदार्थ हम डालेंगे जिसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। और इस सक्वाकार फ्लास्क में क्या डालेंगे, कॉपर सल्फेट। क्या डालेंगे, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट कितना रहेगा, 1.43 ग्राम। सोडियम कार्बोनेट कितना रहेगा, 1.25 ग्राम। अब यहाँ पे क्या है, एक डोरी है, ये डोरी है, वो डोरी किससे अटैच है, प्रखनली से। रिएक्शन करने से पहले पूरे का द्रव्यमान को हम लोग मेजर कर लेंगे, जैसे अगर हम रिएक्शन करने से पहले जितना दोनों को लिए हैं जोड़ लेंगे, 1.43 ग्राम प्लस 1.25 ग्राम। क्लियर? टोटल कितना आ रहा है, 2.68 ग्राम। ठीक है ना। तो रिएक्शन करने के बाद जब ये दोनों पदार्थ आपस में रिएक्शन करेगा, कौन कौन, कॉपर सल्फेट और कौन था दूसरा, सोडियम कार्बोनेट। दूसरा पदार्थ का नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो जो नए पदार्थ का निर्माण होगा वो कॉपर क्या होगा, कॉपर कार्बोनेट होगा। नया पदार्थ तो बनेगा, लेकिन क्या होगा, जितना द्रव्यमान इधर रहेगा उतना ही द्रव्यमान इधर रहेगा, दोनों साइड। ठीक है ना। 2.68 ग्राम दोनों तरफ का रहेगा, मतलब लेफ्ट साइड का द्रव्यमान और राइट साइड का द्रव्यमान सेम रहेगा। चाहे कोई भी रिएक्शन हो, चाहे कोई भी अभिक्रिया हो, नए पदार्थ तो बनेंगे, लेकिन उधर का द्रव्यमान और इधर का द्रव्यमान हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, बराबर रहेगा। इसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं, और जो बनकर तैयार होता है उसे उत्पाद बोलते हैं। मतलब इसको रिएक्टेंट्स बोलेंगे और इसको प्रोडक्ट बोलेंगे। तो रिएक्टेंट्स का कुल द्रव्यमान और प्रोडक्ट का कुल द्रव्यमान आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, कोई भी रिएक्शन में, है ना। तभी तो इस नियम का नाम रखा गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम, क्योंकि ना ही द्रव्यमान बढ़ रहा है और ना ही द्रव्यमान घट रहा है। क्लियर? इसके आगे एक और नियम है, वो नियम को बोला गया है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, ये भी एक नियम है। तत्वों को आपस में जुड़ने के ये भी एक नियम है। ये नियम में क्या बोल रहा है बेसिकली वो समझो। ये नियम में बोल रहा है कि तत्व क्या होते हैं, तत्व जो है एक निश्चित अनुपात में, तत्व जो है एक निश्चित अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं, है ना। क्या कहते हैं, तत्व
एक निश्चित अनुपात में संजोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? क्या बोला है कि तत्व जो है वो निश्चित अनुपात में संजोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। मतलब तत्व के जो द्रव्यमान है, तत्व के निश्चित, एक मिनट यहाँ पे, तत्व के जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान वो निश्चित अनुपात में संजोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। क्लियर? मतलब उसके द्रव्यमान का एक निश्चित अनुपात होगा, जैसे H2O। क्लियर? H2O में क्या है? 2 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 ग्राम होता है। ठीक है, याद रखना है हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1 ग्राम। तो यहाँ पे 1 लिखो, अनुपात। दूसरा परमाणु कौन है? ऑक्सीजन। कितनी संख्या में है? 1 संख्या में। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 16। तो यहाँ पे 16 लिखेंगे। ठीक है, 2 1 जा 2 और 16 1 जा 16। इसको काटो, इस रेशियो में ये कट जाएगा। मतलब H2O बनने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को किस अनुपात में आना पड़ेगा? 1:8 में। मतलब हाइड्रोजन का अनुपात कितना होना चाहिए? हाइड्रोजन अगर 1 ग्राम है तो ऑक्सीजन कितना ग्राम होना चाहिए? 8 ग्राम। जब हाइड्रोजन 1 ग्राम हो तो ऑक्सीजन कितना ग्राम? 8 ग्राम। तब जाके किसका फॉर्मेशन होगा? H2O का होगा। मतलब यौगिक का निर्माण के लिए, यौगिक को बनने के लिए तत्वों के द्रव्यमान को क्या होना पड़ेगा? निश्चित होना पड़ेगा, निश्चित अनुपात में आना हो, जुड़ना पड़ेगा। तो इस नियम को क्या कहते हैं? स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। क्लियर? एक दो एग्जांपल और करके देख लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा कि स्थिर अनुपात का नियम एक्चुअली में है क्या। ठीक है ना? जैसे CO2, इसमें कौन कौन से परमाणु है? कार्बन है। कितनी संख्या में? 1 संख्या में। देखो कार्बन के आगे पीछे कुछ नहीं है, तो एक ही है। और कार्बन का क्या होता है द्रव्यमान? 12 ग्राम। कितना होता है? 12 ग्राम। ये 12 ग्राम, 13 ग्राम, 14 ग्राम जो हम लिख रहे हैं ना, वो इस चैप्टर में आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किस तत्व का, परमाणु का कितना द्रव्यमान होता है। सिर्फ अभी हम बता दे रहे हैं कि कार्बन का 12 ग्राम होता है। कैसे होता है ये इसी लेक्चर में, इसी चैप्टर में हम लोग को आगे पढ़ना है। तो कार्बन की संख्या 1 और कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। ठीक है, रेशियो में दे देंगे। ऑक्सीजन कितनी संख्या में? 2 संख्या में। ऑक्सीजन के कितने आइटम है? 2। और ऑक्सीजन का कितना होता है? अभी कुछ देर पहले लिखे थे 16। इसको मल्टीप्लाई करो 12, इसको करो 32, 4 का टेबल में इसको काटो 3 बार में और इसको काटो 8 बार में। तो क्या कहना है कि CO2 जो है कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या है? 3:8। मतलब अगर कार्बन 3 ग्राम है, अगर कार्बन कितना ग्राम है? 3 ग्राम, तो फिर ऑक्सीजन कितना ग्राम होना चाहिए? 8 ग्राम। तब जाके किसका निर्माण होगा? CO2 का। अब ध्यान दो, अगर हम कहें कि कार्बन को अगर मैंने 9 ग्राम ले लिया तो फिर ऑक्सीजन को कितना ग्राम लेना होगा CO2 बनाने के लिए? तो अगर हम कार्बन को 3 से 9 कर दिए, 3 से 9 कर दिए मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करो। तो 8 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 24 ग्राम। तो कार्बन अगर 9 ग्राम है तो ऑक्सीजन 24 ग्राम होना चाहिए। क्या बनाने के लिए? CO2। ठीक है ना? ताकि रेशियो हमेशा 3:8 हो। देखो 9:24 को काटो, 3:8 आ जाएगा। क्लियर है ना? तो आज के बाद याद रखना है कि H2O में द्रव्यमान के अनुपात, तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान का अनुपात फिक्स होता है। वो कितना होता है? 1:8। CO2 का कितना होता है? CO2 का कितना होता है? 3:8। एक लास्ट एग्जाम्पल जिससे स्थिर अनुपात का नियम क्लियर हो जाएगा। एक लास्ट एग्जाम्पल, ठीक है, एक लास्ट एग्जाम्पल जिससे क्लियर हो जाएगा। और वो एग्जाम में आपके किताब में भी, वो बुक में दिया हुआ है, NH3। क्या नाम है इसका? अमोनिया। अमोनिया नाम है, ठीक है ना, NH3। ओके, यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं? 1। और नाइट्रोजन का 14 होता है, याद रखना। नाइट्रोजन का कितना ग्राम होता है? 14 ग्राम। ओके, दूसरा
दूसरा परमाणु किसका है? हाइड्रोजन का है। कितनी संख्या में? 3। यहाँ नीचे 3 लिखा हुआ है तो 3 संख्या में। और हाइड्रोजन का अभी हम कुछ देर पहले बोले थे कि 1 ग्राम होता है, तो यहाँ 1 लिखो। 14 1 जा 14, 3 1 जा 3। तो आज के बाद क्या बोलना है कि NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना है? 14:3। याद रखना है ये सब बातें, 14:3। अगर हम कह देंगे कि नाइट्रोजन अगर 28 ग्राम लेंगे तो फिर नाइट्रोजन अगर 28 ग्राम आ गया तो हाइड्रोजन कितना ग्राम लेंगे जो अमोनिया तैयार हो जाएगा? तो यहाँ पे 6 ग्राम है ना, 6 ग्राम। क्लियर है ना? क्योंकि 14 का डबल 14 का डबल 28 किए तो 3 का डबल 6 करना होगा, ताकि रेशियो कभी अलग नहीं आए। रेशियो हमेशा काट के ना सिंप्लीफाइड करके 14:3 आना चाहिए। याद रखना किसके केस में? अमोनिया के केस में। तो आज के बाद क्या याद रखना है कि अमोनिया का द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? 14:3। CO2 का 3:8, H2O का 1:8। तो आखिर ये तीनों क्या है? यौगिक है ना। और यौगिक कैसे बना? अलग अलग तत्वों के परमाणुओं को आना पड़ा और अलग अलग तत्व के परमाणु के द्रव्यमान को निश्चित अनुपात में आना पड़ा, तब जाके किसी यौगिक का निर्माण हुआ। क्लियर है ना? तो इसे कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। क्लियर? तो बच्चों अभी तक तो हम लोग परमाणु को बहुत अच्छे ढंग से नहीं समझे। जब डाल्टन का सिद्धांत आगे आएगा ना इसी लेक्चर में, इसी चैप्टर में, तो डाल्टन के सिद्धांत में परमाणु को बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है। ठीक है ना? तो पैसेंस रखो और धीरे धीरे कोई चीज़ को समझो। अकबकाना नहीं है, परेशान नहीं होना है। NCERT की हर एक लाइन को, हर एक कंटेंट को मैं बहुत बेहतर ढंग से डील करने वाला हूँ, तो परेशान नहीं होना है, पैसेंस रखना है। क्लियर? ठीक है, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।